तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? अरे सुनिए ना, सुनिए, समझ गया मैं आपका सवाल। चलिए धन्यवाद, अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीडिया। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कोलकाता के बेबाक पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछे तो पहले ही सवाल पर अमित शाह क्यों भड़क जाते हैं। पीएम मोदी से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछा कि अमित शाह ने गुस्से में कहा कि आपको बीजेपी से क्या लेना देना है। इसके बाद अमित शाह एक पत्रकार को क्यों बोलते हैं कि क्या आप भाभी जी को याद कर रहे थे अब तक, और आखिर में यह कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों चले जाते हैं कि सवाल फैब्रिकेट किए जा रहे हैं। अमित शाह को आखिरकार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुंझलाहट क्यों होती है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि दिल्ली दरबार में जो सवाल नहीं पूछे जाते, जो तीखे सवाल नहीं पूछे जाते, कोलकाता में तीखे सवाल पूछे गए तो अमित शाह का कैसा रिएक्शन सामने आया। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछा गया, और उसके बाद भाभी जी वाला बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले अमित शाह से सवाल पूछा गया, जब अमित शाह ने अपना जो भाषण था, जो जानकारी देनी थी, जो आरोप लगाने थे टीएमसी पर, ममता बनर्जी सरकार पर, वो वाला मामला खत्म कर लिया, तो उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तो पहला ही सवाल पीएम मोदी से जुड़ा हुआ पूछा गया, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को रिटायरमेंट दे दी गई 75 पार करने के बाद। खुद अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी की एक तरह से ये राय बन गई है कि 75 पार के जो नेता हैं वो मार्गदर्शन करें। बहुत साल पहले की बात है। अब अमित शाह क्या कहते हैं, जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या 75 पार के नेताओं के बारे में पार्टी वानप्रस्थ में भेजने पर विचार करेगी, तो पीएम मोदी चूंकि 75 पार कर चुके हैं तो ये सवाल अपने आप पीएम मोदी से जुड़ गया है। तो अमित शाह क्या जवाब देते हैं, क्या सवाल पूछा जाता है, जरा सुनिए। कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूँ, आराम से बात करेंगे। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो अमित शाह थोड़े से भड़क जाते इस सवाल पर, कहते कि मेरी पार्टी की चिंता मत करो, बंगाल की चिंता करो। तो राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो राजनीतिक सवाल तो होंगे ही ना। जब मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा गया था, लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काटा गया था, तो आपसे ही तो सवाल किया गया था। तो आपने ही तो कहा था कि पार्टी में एक तरह से ये राय बन गई है कि अब जो 75 पार के जो नेता हैं वो मार्गदर्शन करने का काम करें। अब जब पीएम मोदी 75 पार कर गए हैं तो ये सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी नेताओं को बहुत चुभता है, इसीलिए अमित शाह असहज हो जाते हैं और पहले कहते कि दो नहीं एक सवाल करो। ये मेरे समझ नहीं आया। अगर किसी के मन में दो सवाल हैं, चलो ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता है तो काउंटर सवाल करने का चांस कम मिलता है, लेकिन एक बार में अगर कोई दो छोटे छोटे सवाल करे तो क्या किसी नेता को बोलना चाहिए कि दो नहीं एक सवाल करो? बार बार किसी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि और भी पत्रकार होते हैं, सवाल पूछना होता है सबको, लेकिन एक साथ दो सवाल करने में आखिरकार गुरेज क्या है? और कोई सवाल पूछा है तो उसका लॉजिकल सम्मान पूर्वक लहजे में जवाब देना चाहिए। इस तरह कहना कि आपको मेरी पार्टी से क्या लेने देना है, क्या किसी पत्रकार को इस लहजे में जवाब देना चाहिए देश के गृह मंत्री को? और फिर आरोप लगाते कि दूसरी पार्टियों में अहंकार है, पत्रकारों का भी मान सम्मान होता है, आप उन्हें कैसे बोल सकते हैं कि आपको मेरी पार्टी से क्या लेने देना है? जो भी पत्रकार किसी पार्टी को कवर करता है, राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है तो पार्टी से जुड़ा सवाल पत्रकार का करने का हक बनता है। अमित शाह को लॉजिक के साथ उसका जवाब देना चाहिए। अब पत्रकार ने सवाल पूछा कि जो 75 पार कर गए हैं, जो हाईएस्ट पोजीशन पर भी हैं, क्या उन्हें अपने आप वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए? तो कहने का मतलब यह था कि क्या पीएम मोदी को अपने आप अब रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन अमित शाह इस सवाल पर थोड़े भड़क जाते पत्रकार पर। दूसरा सवाल पूछा गया कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगाती है कि बंगाल के हक का जो पैसा है, चाहे जीएसटी का पैसा हो, चाहे मनरेगा का पैसा हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में और जो योजनाएं हैं उनका पैसा हो, पश्चिम बंगाल के नेताओं ने बार बार आरोप लगाया है कि हजारों करोड़ पश्चिम बंगाल के हक का रोक कर रखा है केंद्र सरकार ने। अब यह सवाल पूछा जाता है तो अमित शाह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अभी जी, अभी आपने वंदे मातरम की चर्चा का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ में जो है एक चर्चा और हुई थी जी राम जी, जो अभी कानून की शक्ल ले चुका है। उस दौरान भी जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार ये कहते रहे कि
सरकार, केंद्र सरकार से फंड ही नहीं आता तो विकास कैसे करें? वो फंड रोकना और उसका विरोध किया। देखिए भाई इनके विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। अब इस जवाब का आखिरकार मतलब क्या है? सवाल पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार में टीएमसी के नेता आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार फंड रोक कर रखती है, पैसा रोक कर रखती है। इसका लॉजिकल जवाब देने की बजाय वही रटा रटाया जवाब कि इनके विरोध को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। अमित शाह को आंकड़ों के साथ बताना चाहिए, पूछना चाहिए कि कौन सा पैसा रोक कर रखा है। यह कह देते कम से कम कि हमने किसी भी योजना में कोई पैसा रोक कर नहीं रखा, तो भी समझ आता। लेकिन यह कहना कि इनके विरोध को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, एक फैक्ट को लेकर सवाल पूछा गया, उस पर लॉजिकल जवाब देना चाहिए देश के गृह मंत्री को। लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि इनके विरोध को कोई सीरियस लेता नहीं है, मजाक उड़ा दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तथ्यों के साथ की जाती है या फिर डायलॉगबाजी करने के लिए की जाती है? आगे क्या कहते हैं अमित शाह? तीसरा नंबर सवाल आपको सुनाते हैं। घुसपैठ का चूंकि मुद्दा हर राज्य में बीजेपी का फेवरेट मुद्दा बन गया है, चाहे असम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। अब बिहार में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, जहां डबल इंजन सरकार है। अब बंगाल में भी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। इसी बात को लेकर एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है। सीधा सा सवाल करने पर अमित शाह भाभी जी वाला तंज कैसे कसते हैं, जरा देखिए। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का भी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है। आखिर ये अरे यार, तुम कहाँ भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार भूमि नहीं देती, इसीलिए घुसपैठ हो जाती है, फेंसिंग नहीं कर पा रहे, तार नहीं खींच पा रहे। इसके अलावा असम में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाते, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर घुसपैठ का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? अब कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनी तो हम एक ऐसा ग्रिड बनाएंगे कि घुसपैठ नहीं हो पाएगी। तो पहले कहां थे? 11 साल से मोदी सरकार है देश में। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है देश में घुसपैठ को रोकना, चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए। लेकिन हर राज्य में जाते, झारखंड में जाते, वहां घुसपैठ मुद्दा, असम में घुसपैठ मुद्दा, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ मुद्दा, बिहार में घुसपैठ मुद्दा। तो घुसपैठ ये आखिरकार देश में आ कैसे रहे हैं? एक आंकड़ा जारी करना चाहिए। अगर गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठ देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो एक आंकड़ा जारी करना चाहिए कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें कितने घुसपैठिए पकड़े गए। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ है, तो बिहार में नहीं किया आंकड़ा जारी, तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा जारी कर देना चाहिए कि इतने घुसपैठियों के वोट काटे गए हैं। क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं कि घुसपैठिए तय नहीं कर सकते कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो कितने घुसपैठिए पकड़े गए, कितनों का वोट काटा गया, ये आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा जारी कराना चाहिए। गृह मंत्री को एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता तो रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो फिर चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए बीजेपी के द्वारा भी, क्योंकि बीजेपी का ही सबसे फेवरेट मुद्दा है घुसपैठ। तो एक आंकड़ा जरूर देश के गृह मंत्री को देश के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगा कि गृह मंत्री ज्यादा तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए थे, क्योंकि दिल्ली दरबार के पत्रकार तीखे सवाल नहीं करते हैं, इसलिए आदत नहीं है। कोलकाता के पत्रकारों ने तीखे सवाल कर लिए, तो जाते जाते ये भी बोल गए कि सवाल अब फैब्रिकेट होने लगे हैं, तो अब मैं चलता हूं। चलिए, धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह बीजेपी ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया है और ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है
कि ये घुसपैठ कराते हैं और बंगाल चुनाव में भी घुसपैठ बड़ा मुद्दा हो सकता है। जब घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तब क्या घुसपैठ वाकई देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।